नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के डीएसई सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का, राइट ना। डीएसई का हमारा जो पेपर है केमिस्ट्री का, है ना। तो ये पेपर आपको कहीं भी देखने के लिए आपको मिलेगा नहीं। इसका जो कंटेंट है ना, आपको मेरे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा से मिल सकता है। आप अच्छे से इसको देखें। इसके पहले मैंने और आप सभी लोगों को मैंने टोटल 5 वीडियो दे दिया केमिस्ट्री पर। पहला यूनिट के लिए मैंने 2 वीडियो दिया है, दूसरा यूनिट के लिए 1 वीडियो दिया है, और तीसरा यूनिट के लिए मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया है। इसलिए दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। अगर लंबा हो जाएगा तो फिर आप एक एक घंटा का वीडियो पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। तो मैंने सोचा एक को 30 मिनट, एक को 20 मिनट करके मैंने ऐसे करके कवर कर दिया। ये लास्ट है हमारे पास यूनिट ग्रेविमेट्री एनालिसिस है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम में पूछने की संभावना है, 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो आप पूरे लास्ट तक बने रहना। चैनल में नए आए हैं, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। आप पूरे लास्ट तक बने रहेंगे। यूनिट हमारा चौथा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। भारात्मक जो विश्लेषण होता है क्या होता है समझते हैं। प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इसका सामान्य सिद्धांत है, और ये शर्तें क्या है इनको समझते हैं। ग्रेविमेट्रिक यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होते हैं इनको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को समझना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप पहले समझे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है ये समझिए 27 28 30 मिनट तक के वीडियो में ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा। देखते हैं। रासायनिक विश्लेषण अर्थात केमिकल एनालिसिस की एक विधि होती है जिसमें किसी तत्व या यौगिक की मात्रा अर्थात उनके भार को अगर ज्ञात करना हो तो उसको हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा अर्थात हमारे पास केमिकल एनालिसिस की वह विधि होती है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ना, जिसमें किसी भी तत्व या यौगिक की मात्रा को, है ना, उनके भार के आधार पर हम जब ज्ञात करते हैं तब उसे हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। जब यह विश्लेषण और क्षेपण अर्थात प्रेसिपिटेशन द्वारा किया जाता है तो उसे प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिपीट करके देखना, अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, पूरा चीज समझ में आ जाएगा। जनरल प्रिंसिपल क्या है। प्रेसिपिटेशन वह प्रक्रिया जिसमें किसी विलयन में विलेय और अभिकर्मक अर्थात रिजेंट किसी भी जो हमारे पास प्रोसेस है उसमें किसी विलयन में कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्यूट और रिजेंट की क्रिया से अघुलनशीलता ठोस बनता है। अर्थात दोस्तों मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करवाया है, आप जाके देखना प्रेसिपिटेट बनते कैसे हैं। जैसे हमारे पास कोई एसिड बेस जैसे कि रेडिकल निकालना रहता है, तो वहां पर हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी भी हमारे पास जो आयरन हो या कोई भी और जिंक हो तो उसके सॉल्यूशन में सिंपल में जब डालते हैं तो व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। सीधा मीनिंग ये है, समझते हैं कि कोई भी विलयन में अगर हम कोई भी अभिकर्मक को जब डालते हैं तो एक पीपीटी बनने लगता है, अघुलनशील ठोस बनता है जो डिजॉल्व नहीं होता है, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब ये पीपीटी नहीं समझे आप, पहले समझाता हूं मैं। देखो, दूध को जब हम दही में कन्वर्ट करते हैं तो जब उसको मथते हैं तो व्हाइट कलर के ऊपर दिखाई देते हैं ना, वैसे हमारे पास प्रेसिपिटेट दिखाई देने लगते हैं, वही होते हैं हमारे पास पीपीटी अर्थात प्रेसिपिटेट। ओके, बात समझ में आई। ठीक है, आगे समझते हैं। भार ज्ञात भार वाले यौगिक का निर्माण विश्लेषण किए जाने वाले तत्वों को एक अघुलनशील यौगिक के रूप में प्राप्त किया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र और भार ज्ञात होता है। इसे हम भार ज्ञात करने वाले यौगिक का निर्माण कह सकते हैं। देखो, एनालिसिस किए जाने वाले तत्व को एक अघुलनशील यौगिक के रूप में प्राप्त किया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र और भार ज्ञात हो, उसे हम कहते हैं ज्ञात भार वाले यौगिक का निर्माण। अर्थात जो पीपीटी बना है ना, उनका हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास भार ज्ञात कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन और वॉशिंग कैसे फिल्टर करते हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद बच्चों उसके जो पत्ती होते हैं उसको आप एक फिल्टर लेते हैं, मतलब एक छन्नी आता है उसमें हम छान करके अलग कर लेते हैं।
और अलग करने के बाद एक पार्ट हमारा नीचे वाला छन जाता है और ऊपर वाला पार्ट हमारे पास अछनित भाग होता है। ऐसे ही हमारे पास ये जो पीपीटी बन रहा है उनको हम फिल्टर करेंगे और फिर उसको वॉश कर लेंगे अगल बगल को और धो सकते हैं। जैसे बने हुए पीपीटी को छाना जाता है, ठीक है, धोया जाता है ताकि अशुद्धि क्या हो जाए, निकल जाए। डिस्टिल वाटर से हम लोग धो सकते हैं। सुखाना और तापन, अब इसको हम सुखाएंगे भाई। अब जैसे हमारे पास सबसे पहला स्टेप है कि आपने कोई एक विलियन में कोई एक ऐसे अभिकर्मक रिजेंट, जैसे कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी और फेरिकोराइड को अगर हम डालें और जैसे ही डालें तो पीपीटी बन गया, अवक्षेप बन गया। अब उसको हम क्या करेंगे, उनको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हमारे पास जो ऊपर वाला जो भाग होगा जो नहीं छन पाता है, जो ऊपर में रहता है, उसको आप सुखाते हैं, कह रहे हैं मतलब ड्राई करते हैं। अवक्षेप को एक निश्चित तापमान पर सुखाकर या गर्म करके उसका स्थिर भार को हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, समझते जाना। भार से मात्रा की गणना कैसे करेंगे, शुद्ध अवक्षेप के द्रव्यमान से उस तत्व या यौगिक की मात्रा की गणना किया जा सकता है। कैसे, देखते हैं। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, इसके लिए हमारे पास शर्तें क्या है। सटीक और शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्त आवश्यक है। पहला है अघुलनशील अवक्षेप का बनना। पहली चीज तो यह है, जो भी पीपीटी हम बना रहे हैं वो डिजॉल्व मत हो सिंपल वाटर से। अगर डिजॉल्व हो जाएगा तो आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा ही नहीं, पीपीटी मिलेगा ही नहीं। तो पहला शर्त यह है अघुलनशील अवक्षेप बनना चाहिए जो घुले नहीं। अवक्षेप पानी में लगभग अघुलनशील होना चाहिए ताकि अधिकतम मात्रा प्राप्त हो सके। सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ये सब अवक्षेप होते हैं जो आसानी से डिजॉल्व नहीं होते। अवक्षेप का रासायनिक संगठन निश्चित होनी चाहिए, जो इनका केमिकल कंपोजिशन है, अवक्षेप का रासायनिक सूत्र स्पष्ट होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए ताकि उनके भार से तत्व की गणना किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे। अवक्षेप क्रिस्टलीय और बड़ा होना चाहिए। जो अवक्षेप बन रहा है, पीपीटी जो बन रहा है, वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। देखते हैं, छोटा या कोलाइट कण फिल्टर में फंस सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं, इसलिए बड़े कण वांछनीय होते हैं, मतलब ठीक ठाक होते हैं, बोल रहे हैं। इतना बात समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अवक्षेप अशुद्धियों से मुक्त हो। जो अवक्षेप हो वो अशुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अगर अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, तो हमारा जो अवक्षेप होगा उनका भार में प्रॉब्लम होगा। अवक्षेप को बार बार धोना चाहिए ताकि उनमें कोई भी अवांछनीय आयन या अशुद्धि ना रहे, इसीलिए बार बार उनको धोना चाहिए ताकि जो अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, वो निकल जाए, ताकि वो छन के बाहर चले जाए। विलयन का तापमान नियंत्रित हो, अर्थात दोस्तों हमारे पास जो सॉल्यूशन है यह कुछ अवक्षेप उच्च ताप पर अच्छे बनते हैं। जैसे बेरियम सल्फेट को हम काफी अधिक इसको, इस पर मैंने वीडियो बनाए हैं। बेरियम को बेरियम सल्फेट के रूप में जब आकलन करते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है प्रैक्टिकल पर, एक्सपेरिमेंट में जाके देख सकते हैं उसको। ओके, बेरियम सल्फेट जो बना है तो ये उच्च तापमान पर बनते हैं, मतलब तापमान फिक्स होती है, कंट्रोल। तो कुछ को ठंडा करना पड़ता है। कुछ हमारे पास जो पीपीटी बन रहा है वो ठंडे कंडीशन में बनते हैं और कुछ गर्म कंडीशन पर हमारे पास बनते हैं। तापमान का प्रभाव अवक्षेपण पर पड़ता है, तो नो डाउट अगर टेम्परेचर हमारे पास कम ज्यादा अगर हो जाता है तो जो पीपीटी बन रहा है उस पर इफेक्ट पड़ते हैं। बहुत अच्छा पार्ट है, एकदम अच्छा पार्ट है। देखिए ये पार्ट है ना, ज्यादा परेशान नहीं कर रहा होगा आप सभी लोगों को। ऊपर वाला जो सैंपलिंग वाला पार्ट है ना, वो उसी में आप थोड़ा से परेशान हुए होंगे, बाकी कोई परेशान नहीं होंगे। हेडिंग हेडिंग याद करो, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, बस कहानी खत्म। विलय की सांद्रता उपयुक्त हो, अर्थात जो हमारे पास घुल रहा है उनकी कॉन्सेंट्रेशन उपयुक्त होना चाहिए। बहुत अधिक या बहुत कम सांद्रता से अवांछित कोलाइड अवक्षेप बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। अवक्षेपण धीरे धीरे हो, जो पीपीटी बन रहा है उसको धीरे धीरे बनना चाहिए, एक बेग नहीं बनना चाहिए। देखते हैं, धीरे धीरे अवक्षेप बनने से उसके कण बड़े और शुद्ध बनते हैं। इसके लिए विलयन को धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए, तो धीरे धीरे बनना चाहिए भाई। अगला देखते हैं, आम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट का उपयोग। आवश्यक हो तो विलयन में आम आयन मिलाकर विलेयता घटाई जाती है ताकि अधिक अवक्षेप बन सके। विलेयता को घटा दो, अर्थात वो डिजॉल्व हो जाएगा तो पीपीटी हमको ज्यादा नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे भी मिला देते हैं आयन के रूप में, आम आयन कुछ मिला देते हैं जिससे उनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, घट जाए, ताकि हमको एक अच्छा पीपीटी मिल जाए। उदाहरण सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में NaCl को मिला देना चाहिए। वाह, देखते हैं।
प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक की प्रक्रिया संक्षेप में देखते हैं। उपयुक्त अभिकर्मक मिलाना, अवक्षेपण कराना होता है, अवक्षेप को फिल्टर करना होता है, अशुद्धि निकालने के लिए धोना चाहिए, सुखाना चाहिए, तापन करना चाहिए, भार को तौल करके उनकी गणना करना चाहिए। ये प्रोसेस आपने पूरा देखा है। इनका संक्षिप्त में इसके चरण है। पहला है मिलाओ दोनों को पीपीटी बनाने के लिए, फिर फिल्टर करो, फिर अशुद्धि को निकालो धो धो करके, फिर सुखाना चाहिए, फिर लास्ट में भार को लेना है, फिर कैलकुलेशन करने हैं। बात समझ में आ गई। उदाहरण है बेरियम 2+ आयन का विश्लेषण बेरियम सल्फेट आयन के रूप में किया जाता है, क्योंकि बेरियम 2+ आयन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बेरियम 2+ आयन और सल्फेट 4 SO4 2- आयन है। राइट साइड में बता रहा है बेरियम सल्फेट आयन, इसके आयन के रूप में हम उनको ब्रेक डाउन किए हैं। अर्थात बेरियम 2+ आयन के फॉर्म में होता है और यहाँ पर सल्फेट 2- आयन के फॉर्म में होता है। ये प्लस और ये होता है हमारे पास माइनस फॉर्म में होता है। बेरियम 2+ युक्त विलयन में H2SO4 मिलाते हैं, अर्थात सफेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट बनता है। इसे फिल्टर कर सुखाया जाता है। तौले गए भार से बेरियम 2+ आयन की मात्रा ज्ञात की जाती है। अब बच्चों हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज दिस सॉल्युबिलिटी? आखिरकार सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? एक निश्चित ताप पर कोई भी विलय की घुलने की क्षमता को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। चलो समझते हैं विलयन के पाठक को। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? विलयता। सॉल्युबिलिटी वह अधिकतम मात्रा होता है किसी विलय की जो किसी निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा के विलयक अर्थात विलायक में पूरी तरह से घुल सकती है। अर्थात विलयता क्या है? विलय के विलायक में एक अधिकतम मात्रा। समझो एक बार और, विलयता क्या है? वह अधिकतम मात्रा जिसमें किसी भी विलय की एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा में, विलायक की एक निश्चित मात्रा में जब कोई चीज घुला है तब उसे हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अर्थात सीधा अपने लैंग्वेज में कहें, विलय के एक निश्चित मात्रा विलायक के एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित तापमान के साथ अगर घुला है तो उसे हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सरल शब्दों में किसी पदार्थ की पानी या किसी अन्य द्रव में घुलने की क्षमता को उनकी विलयता कहते हैं। सीधा बात है, किसी पदार्थ की पानी या किसी अन्य द्रव में घुलने की क्षमता को उनकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। वाह भाई मजा आ गया। मैंने यही बात बोला, जैसे आपने नमक को या शक्कर को पानी में डिजॉल्व कर दिया तो उनकी एक घुलने की अलग अलग शक्ति है, क्षमता है, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी को प्रभावित कौन कौन करता है। इसके हेडिंग को आप सभी लोग, इस टॉपिक को आप मिलाते जाएं सिलेबस के साथ में अच्छे से। तापमान देखो, ठोस और द्रव विलय के लिए तापमान बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर। जैसे बच्चों अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, पानी में शक्कर को ले लिया या नमक को ले लिया, अगर आप डिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए गर्म कर रहे हैं तो उनकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? टेम्परेचर से मॉलिक्यूल की जो गति होती है, मोशन होती है, वो बढ़ जाती है, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। गैसों के लिए तापमान बढ़ाने से विलयता घट जाती है। अच्छा गैसों के लिए ना, ये तो ठोस के लिए। अब गैसों के लिए कैसे होगा? देखो, गैस के लिए अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगा मेरे बच्चों, अगर कोई चीज को अगर मैं डिजॉल्व कर रहा हूं तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो उनकी सॉल्युबिलिटी घटेगा। कैसे घटेगा? क्योंकि भाई जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस उड़ने के लिए बाहर जाएगा। जैसे मेरे पास कोई गैस है, मैं उनकी टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, गैस ऑलरेडी वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पर बाहर भागने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, फैलने लगते हैं। लेकिन मैं और टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो गैस तो और उड़ने लगेगा। अर्थात गैस के साथ गैस कोई चीज मिला हुआ है, विलयता है, तो वहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी बच्चों, गैस की सॉल्युबिलिटी वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाती है। प्रेशर देखते हैं। प्रेशर अगला है, गैसों की विलयता दाब बढ़ाने से बढ़ती है। हेनरी के नियम, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो उनके मॉलिक्यूल पास आते जाएंगे, फिर उनमें गतिशीलता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, जिसके कारण प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। विलयता के प्रकार, इतना बात समझ में आ गया। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा सॉलिड में, लेकिन द्रव और ठोस में, दोनों में ना। लेकिन हमारे पास जो गैस होगा ना उसमें टेम्परेचर बढ़ा देने से घट जाएगा, लेकिन प्रेशर बढ़ा देंगे तो भी हमारे पास सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। चलो, विलायक का प्रकार, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के प्रकार कितना है? लाइक डिजॉल्व लाइक सिद्धांत लागू होता है। ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलता है, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। समझते हैं। जैसे बच्चों आप मान लीजिए नमक लिए हैं। क्या लिए हैं? नमक लिए हैं। मैं लिखने की कोशिश करता हूं इसको, NaCl
एल, ओके, NaCl, ओके, प्लस मेरे पास है वाटर H, है ना, H2O होता है ना, वाटर का फार्मूला H2O, ये हो गया। ठीक, अभी देखो मेरे पास NaCl है, H2O है हमारे पास, तो ये क्या में टूटता है, ये प्लस में टूटता है और ये माइनस में टूटता है। ये प्लस में टूटता है H प्लस आयन, और OH क्या में टूटता है मेरे पास, ये माइनस में टूटता है। ओके, तो ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, तो इसमें अच्छा डिजॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास बेंजीन है, C6 है, S6 है, राइट ना, और उसमें अगर कोई हम नॉन पोलर कह रहे हैं, ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय वो होता है सेपरेशन ऑफ द चार्ज, है ना, तो ध्रुवीय विलायक के साथ ध्रुवीय विलय घुलता है। जैसे ये मेरे पास विलय, यहां पर नमक है, समझिए एक बार, बहुत ध्यान से समझना, यहां पर जो नमक है ये मेरा क्या है, विलय है, मतलब सॉल्यूट है, और जो वाटर है मेरा विलायक है, मतलब सॉल्वेंट है। तो ये हमारा विलय भी ध्रुवीय है, मतलब प्लस और माइनस में डिवाइड होने वाला मॉलिक्यूल है, और वाटर भी मेरे पास प्लस और माइनस में डिवाइड होने वाला मॉलिक्यूल है। इट मींस ये है पोलर, ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर। तो मेरा विलायक भी पोलर है, विलय भी पोलर है, और मेरे पास विलायक भी पोलर है। जब दोनों के दोनों मेरा पोलर है, दोनों के दोनों ध्रुवीय है, तो उनकी घुलनशीलता अच्छी होती है ना। और जब अध्रुवीय है विलय और अध्रुवीय विलायक है, तब दोनों ज्यादा घुलता है। अर्थात मेरे पास अगर ऐसा हो जाता कि ये मेरा पोलर है, मान लो अगर मेरा बेंजीन नॉन पोलर हो, तो यहां उतना अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, वो नॉन पोलर होता है, प्लस माइनस में डिवाइड नहीं होता है। अगला है हमारे पास विलायक का नेचर, तो समझ में आ गया, दो तरह से विलायक, जो दो तरह से हमारे पास होता है यहाँ पर, तो ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक होना चाहिए, और अध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलय होना चाहिए, तब ज्यादा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी देखने के लिए मिलता है। विलय की नेचर आप सॉल्यूट समझेंगे बढ़िया अच्छे से। आयनिक यौगिक जल में अच्छे विलय घुलते हैं, ये जैसे मैंने बताया आपको। कार्बनिक और अध्रुवीय विलायक में अधिक घुलता है। जैसे कार्बनिक यौगिक जो भी हमको मिलेंगे वो अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक का नाम पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ। C6H6, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ईथर, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये सब होता है अध्रुवीय विलायक। समझ में आया सभी लोगों को। नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, ईथर आता है, ये सब चीज हमारे पास देखने के लिए मिलता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझ में आई बातें। ठीक, अब देखते हैं सेचुरेटेड, असेचुरेटेड विलियन क्या है। देखो, सेचुरेटेड विलयन ऐसे विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर अधिक विलयन नहीं घोल सकते, सेचुरेटेड होता है। समझो एक बार, सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सेचुरेटेड सॉल्यूशन वह होता है जिसमें एक निश्चित तापमान के बाद हम और विलय को नहीं घोल सकते। मान लीजिए आपने पानी लिया और पानी में शक्कर को आपने डाल दिया, और डालते गए और आप कितना भी तापमान बढ़ाते जाएं, लेकिन कुछ समय बाद वो घुलना उसका धीरे धीरे कम हो जाएगा, घुलेगा नहीं, तो वो होता है सेचुरेटेड विलियन। असेचुरेटेड विलियन क्या है, ऐसे विलियन जिसमें अधिक और विलय घुल सकता है, ऐसे विलयन जिसमें अभी और विलय घुल सकता है, सही बात है, सेचुरेटेड में जिसमें नहीं घुल सकता है, अनसेचुरेटेड में, असंतृप्त विलयन में जिसमें विलय की और मात्रा को हम लोग घोल सकते हैं, अनसेचुरेटेड। अधिसंतृप्त, है ना, हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिसमें सामान्य से अधिक विलय घुला हो पर अस्थिर अवस्था में हो, इसे कहते हैं अधिसंतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझ में आ गई। विलयता को कैसे व्यक्त करते हैं, तो ग्राम प्रति 100 ml विलायक अगर हो, तो यहां पर फिर वही फार्मूला आ गया हमारे पास, देखते हैं। सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ग्राम में विलय, है ना, अपॉन 100 ml विलायक। यदि 36 ग्राम नमक को 100 ml पानी में घोले तो उसकी विलयता कितनी होती है, 36 ग्राम प्रति 100 ml होगा। जैसे इस मान में हम रख सकते हैं। आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, जो टैक्स लिखा है ना, ये फ्रैक्शन लिखा है, टैक्स लिखा है, ये सबको ध्यान मत दीजिएगा। आप सॉल्युबिलिटी इक्वल टू ग्राम में विलय अपॉन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, 100 ml विलायक लिखेंगे। क्लियर हो। अब देखो यहाँ पर तापमान के अनुसार ठोस की विलयता, देखो यहां पर क्या समझे ग्राफ से। ये ग्राफ ये कर रहा है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ती है विलयता बढ़ती है, तो जैसे जैसे मैं ताप बढ़ा रहा हूं, विलयता का मान सीधा क्या होते जा रहा है,
यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, ये डेफ 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 बता रहा है, ये इसका ग्राफ बढ़ रहा है। आगे देखते हैं, गैस की विलेयता पर ताप का प्रभाव। देखो ये विलेयता, देखो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी धीरे 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 घटेगी। देखो नीचे की ओर डाउन हो रहा है ना, ये ऐसे नहीं बढ़ रहा है ग्राफ, ये नीचे की ओर डाउन हो रहा है, अर्थात घट रहा है। हेनरी के नियम के अनुसार समझ सकते हैं। किसी गैस की विलेयता उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। सही बात है, किसी भी गैस की जो विलेयता है उसके गैस के दाब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। सही बात है। तो सी यहां पर हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू के पी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास हेनरी के नियम आप मेरे चैनल में जाके पढ़ सकते हैं क्या चीज है, ठीक है। तो यहां पर ये के क्या है, स्थिरांक है बच्चों, याद रखना। सी समानुपाती पी लिखेंगे, सी समानुपाती पी लिखेंगे, जहां सी क्या है, विलेयता है, ठीक है ना। और पी क्या है, इनकी प्रेशर है, और के क्या है, स्थिरांक है। दैनिक जीवन में विलेयता के उदाहरण जैसे चाय में चीनी, चीनी पानी में घुलता है, सही बात है। ठंडे पेय में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दाब के कारण पानी में घुली होती है, सही बात है। जैसे आप लोग ठंडा मतलब कोका कोला, कभी थम्स अप पियो, कभी आप लोग पिए होंगे, तो थम्स अप को कभी आप लोग ऐसे इस तरह से हिलाते जाएंगे तो ढक्कन खोलेंगे तो देखना सांस से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात प्रेशर वहां की बढ़ जाती है। निष्कर्ष देखते हैं, विलेयता पदार्थ की एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण होता है। यह ताप दाब और रासायनिक प्रकृति पर डिपेंड करता है। विलेयता की अवधारणा रसायन, औषधि, पर्यावरण और खाद्य विज्ञान में उपयोगी होते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, मजेदार है एकदम। परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु है, विलेयता की परिभाषा ज्ञात हो, तापमान दाब का प्रभाव क्या पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर, सेचुरेटेड, असेचुरेटेड और हाइपर सेचुरेटेड क्या होता है विलियन, ये पढ़ें। हेनरी के नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारे पास टॉपिक है प्रेसिपिटेट की शुद्धता, को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं, थोड़ा समझते हैं। फटाफट मैं पढ़ाता हूं, देखना एक लेक्चर में पूरा उड़ा देंगे भाई। बताओ 2 वीडियो चाहिए कि 1 वीडियो चाहिए, सभी लोग को नो डाउट एक ही वीडियो चाहिए होगा, क्योंकि समय इतना है नहीं कि आप 10-10 वीडियो को देखते रहेंगे, आपके पास समय है ही नहीं ज्यादा। चलो देखते हैं, प्रेसिपिटेट की शुद्धता, प्यूरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट अवक्षेप को सटीक विश्लेषण के लिए शुद्ध प्योर होना आवश्यक है। यदि अवक्षेप अशुद्ध हो तो उनका भार गलत आता है, जिससे गणना त्रुटि हो जाती है। इसका विशेषता आप देख सकते हैं सभी लोग, रासायनिक सूत्र निश्चित होना चाहिए, अन्य तत्व या आयन नहीं होना चाहिए, और क्रिस्टलीय और बड़े कण होना चाहिए, छोटा कण रहेगा तो निकल जाएगा। अशुद्धता के 2 कारण होते हैं, को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ये आपका मुश्किल से 5 मिनट में ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, राइट ना, है ना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना, को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो को प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं, परिभाषा देखते हैं। को प्रेसिपिटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई अवांछित पदार्थ मुख्य अवक्षेप के साथ ही अवक्षेपित होता है, भले ही वह अघुलनशील ना हो। तो ये होता है को प्रेसिपिटेशन मेथड। ओके, एक बार रिपीट करके पढ़ना, वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय मीन्स आयन या फिर मॉलिक्यूल, कुछ अवक्षेप के साथ ही अवक्षेपित हो जाते हैं, भले ही वह अघुलनशील ना हो लेकिन अवक्षेपित हो जाता है, उसे कहते हैं को प्रेसिपिटेशन मेथड। यह प्रक्रिया मुख्य अवक्षेप बनाने के साथ ही होता है। अगला है, को प्रेसिपिटेशन के प्रकार है, अवरोधन है, प्रेसिपिटेशन के बनने के दौरान उसमें द्रव्य या अन्य कण फंस जाते हैं, सम्मिलन है, मेन जो प्रेसिपिटेशन के क्रिस्टल जाल में दूसरे आयन अनजाने में शामिल हो जाते हैं, ये इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। सरफेस एब्जॉर्प्शन मतलब सरफेस हमारे पास सतह पर अवशोषण कैसे होते हैं, देखते हैं। प्रेसिपिटेशन की सतह पर घुलनशील पदार्थ का चिपक जाते हैं। पहले तो रोकथाम कैसे करें, तो धीरे धीरे अवक्षेप धीरे धीरे इसमें रिजेंट मिलाना चाहिए। गर्म विलयन के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रिस्टल बड़े बनते हैं, बार बार धुलाई सतह से अशुद्धि हटती है, खड़ा करना समय देने से अशुद्धि बाहर आ जाती है। यहाँ देखते हैं थोड़ा से, इसका सबसे पहले मेन प्रेसिपिटेट का भाग होता है, इसके 3 भाग होते हैं, क्रिस्टल में फंसा हुआ, फिर सतह पर चिपकना। जो मैंने 3 प्रकार बताया ना यहाँ पर, उसी को यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3। तो यहाँ पर को प्रेसिपिटेशन जो मुख्य होता है, इनके 3 भाग है, क्रिस्टल में, फिर फंसा हुआ भाग, फिर सतह पर चिपक जाते हैं। बात समझ में आ गई।
अब देखते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन, परिभाषा है पोस्ट प्रेसिपिटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मुख्य अवक्षेप बनने के कुछ समय बाद, पीपीटी तो बन गया लेकिन कुछ समय बाद कोई अन्य अवक्षेप अलग से और बन जाता है ना, और मुख्य अवक्षेप के साथ मिल करके अशुद्धियां पैदा कर देते हैं, इसको कहते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेट। पोस्ट मतलब और आगे में, पोस्ट मतलब आप बोलते हैं ना इसको आगे पोस्ट करो तो आगे में कुछ और बन जाता है। तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन वह प्रक्रिया होता है जिसमें मुख्य अवक्षेप बनने के कुछ समय बाद कोई अन्य अवक्षेप अलग से बनता है और मुख्य अवक्षेप के साथ मिल करके अशुद्धि पैदा करता है। उदाहरण है आयरन 3+ आयन को एल्यूमिनियम 3+ आयन के रूप में, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना करके अवक्षेपित किया गया है और विलयन में Mn2+ आयन भी था, तो कुछ समय बाद MnOH2+ आयन भी अलग से बन जाता है, तो और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ मिल सकता है, तो यह पोस्ट प्रेसिपिटेट होता है। देखो तो मजेदार चीज है, देखो आयरन एल्यूमिनियम के रूप में, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाकर अवक्षेपित किया गया है और विलयन में Mn2+ आयन भी था, तो कुछ समय बाद Mn हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है जो अलग से बन जाता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो बना, साथ में Mn हाइड्रोक्साइड भी बन गया, तो ये होता है पोस्ट प्रेसिपिटेट होता है। आई होप सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा यार, इतने अच्छे से मैं बता रहा हूँ, क्लियर तो हो जा रहा होगा। समस्या क्यों है, यह अवक्षेप मुख्य अवक्षेप से रासायनिक रूप से अलग होता है, इसे पहचानना और हटाना कठिन होता है, एनालिसिस में गलत परिणाम ये दे सकते हैं, तो इसीलिए ये ठीक नहीं है। पोस्ट को प्रेसिपिटेशन ठीक है। रोकथाम कैसे करें, तो समय कम रखें, अवक्षेप बनने के बाद तुरंत छानें और नमी में न छोड़ें, हवा से प्रतिक्रिया हो सकती है क्योंकि तापमान नियंत्रित रखें, विलयन में ठंडक ना हो, ऐसे करें। चित्र में अगर हम समझें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुख्य अवक्षेप हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, फिर यहाँ पर कुछ समय बीतने के बाद यहाँ पर MnOH2 आयन भी बन गया, मतलब मैग्नीज हाइड्रोक्साइड भी बन गया, जो कि दूसरा प्रकार का अवक्षेप को जनरेट कर रहा है, इसे हम पोस्ट प्रेसिपिटेट कहेंगे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, दोनों में अंतर आप सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ओके, अब देखते हैं सुपर सेचुरेटेड क्या है, समझते हैं सुपर सेचुरेटेड हमारे पास होते क्या चीज है। सुपर सेचुरेटेड एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी विलयन में सामान्य संतृप्त से अधिक मात्रा में विलय घुला होता है, उसे कहते हैं सुपरमैन कहते हैं ना, सुपरमैन पावर ज्यादा होता है तो सुपरमैन कह रहे हैं। ऐसी एक अवस्था होती है जिसमें किसी भी विलयन में सामान्य संतृप्त से अधिक मात्रा में विलय जब घुला हो तो उसे हम कहते हैं सुपर सेचुरेटेड। यह एक अस्थिर अवस्था होती है और हल्का सा व्यवधान, मतलब बोला जाए जैसे कि इसको झटका लग गया या बीज क्रिस्टल देने पर अतिरिक्त विलय अवक्षेप हो जाते हैं, ये हमारे अस्थायी होते हैं। अगला है उदाहरण, जब आप गर्म पानी में चीनी घोलते हैं तो वह एक समय ऐसा आता है कि वह अधिक नहीं घुलता है, एक करके देखना, सैचुरेटेड विलयन होता है। यदि आप इसे और गर्म करें तो और चीनी घुल जाएगी, यह सुपर सेचुरेटेड होगी। जब इसे ठंडा किया जाता है तो अतिरिक्त चीनी बाहर आकर जमा हो जाता है, यही सुपर सेचुरेटेड कहलाता है। जैसे चाशनी आप लोग जब कुछ घर में बनाते हैं, जैसे जलेबी हो गया और क्या बोले उसको जी, गोल गोल रहता है ना, गुलाब जामुन, ठीक है, जब चाशनी बनाते हैं तो वहां पर देखना उनके किनारे किनारे व्हाइट व्हाइट जो शक्कर होते हैं जम जाते हैं, ठंडा करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर में अगर उनकी विलय की मात्रा ज़्यादा हो और उसके बाद अगर हम उनको डिजॉल्व करके अगर हम उनको गर्म करने के बाद ठंडा करें तो वो पीपीटी बन जाते हैं व्हाइट कलर के, उनको कहते हैं सुपर सेचुरेटेड कहते हैं। स्थिर होता है हमारा और ये अस्थिर होता है, ये सब आपने देखा है दोनों के विशेषता में। चित्र देख सकते हैं, गर्म पानी में अधिक चीनी डालें, सुपर सेचुरेटेड बन जाता है, ठंडा करने पर अवक्षेपित चीनी बाहर आ जाते हैं। पेप्टाइजेशन क्या चीज होते हैं, अगला हमारा टॉपिक है पेप्टाइजेशन क्या होता है, परिभाषा दीजिए। पेप्टाइजेशन में होता क्या है, जब किसी अवक्षेप पर उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl या HCl की थोड़ी सी मात्रा अगर डाल दें तो उसका कण पृथक होकर के छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और कोलाइड विलयन अर्थात साल बनते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पेप्टाइजेशन कहते हैं।
ये आप विद्युत रसायन मेरे मेन केमिस्ट्री जिस पर मैंने पूरे सातों चैप्टर को पढ़ाया है, मेन थर्ड सेमेस्टर बीएससी का, उस वीडियो को जाके आप सारे बच्चे एक बार देखना जरूर, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब किसी अवक्षेप पर उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पढ़ाया है, उस लेक्चर को जाके देखना। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास NaCl जिस पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होते हैं, है ना, जैसे कोई लिक्विड वाला पार्ट है, अगर हमारे पास कोई पानी है, पानी में कोई हमने नमक को डाल दिया या ACl को डाल दिया, तो उसके जो आयन होते हैं वो टूट जाते हैं, और जैसे आयन के रूप में वो टूट गया तो उस आयन की गति के कारण वो हमारे पास जो विलयन होता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करने लगता है। तो जैसे ही डाला जाता है तो उसका कण छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं, और इसे कोलाइड कहते हैं, कोलाइडी के विलयन कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप उस पर HCl के कुछ बूंदे डालते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस आयन माइनस आयन में टूट जाता है, आयन सतह पर चिपकने लगते हैं, कण अलग अलग हो जाते हैं, जिसे कोलाइडी का साल कहते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। पेप्टाइड के लिए आवश्यक शर्त क्या है, अवक्षेप बनना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए, और पहले से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हैं। और देखते हैं ये सब को ना भाई मेरे, आप प्लीज, आपसे निवेदन है आप नोट्स बना लो यार प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा। नोट्स बना के पढ़ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम लिख के गारंटी दे रहा हूँ। इतना तो समझना पड़ेगा, इतना नहीं समझ सकते हैं तो क्यों, आप साइंस लिए हैं भाई, है ना, इतना समझना पड़ेगा, मेहनत करो थोड़ा सी। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ठोस अवक्षेप बनते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट के कुछ बूंद उसमें डाल देते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट की सतह पर ये क्या हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं, और ठोस बनते हैं, और ठोस के बाद छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइट कहते हैं। कितना अच्छा से मैंने एरो का निशान बना करके आपको शो करने की कोशिश किया है, इसी को ऊपर में लिखा गया है। अब देखते हैं सुपर सेचुरेशन और पेप्टाइजेशन में अंतर, ये तो आपने अभी देखा है, इसको आप कर लीजिएगा। अगला है हमारे पास टॉपिक है, लास्ट है शायद, वास लिक्विड के, वास लिक्विड के चयन के मानदंड, अर्थात क्रिटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ वास लिक्विड कैसे होते हैं देखते हैं। अवक्षेप को ना घुलाएं, वाह भाई वाह, अवक्षेप जो बना है उसको घुलाओ मत। देखो कह रहे हैं ना, वास लिक्विड के चयन के मापदंड, क्रिटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ वास लिक्विड, अवक्षेप को ना घुलाएं। वास लिक्विड ऐसा होना चाहिए जो अवक्षेप को घोलने या गलाने का कारण ना बने, ऐसा आप लिक्विड लें। अगर जिस लिक्विड को आप ले रहे हैं अगर वो पूरा डिजॉल्व कर देगा पीपीटी को, तो आपका पीपीटी तो बनेगा ही नहीं ना। तो ऐसे कोई सॉल्वेंट लो, ऐसा कोई हमारे पास जो लिक्विड लो जो पीपीटी को घुलाने का काम ना करें। यदि वॉशिंग से अवक्षेप घुल गया तो उसका वजन कम हो जाएगा और परिणाम गलत आएगा। एकदम करेक्ट बात, समझ में आ गया। अगर जो हम पीपीटी बनाए हैं, अगर जिस लिक्विड से मैं उनको वॉश कर रहा हूँ, धो रहा हूँ, अगर वो डिजॉल्व करने का काम करता है तो मेरा जो पीपीटी बन रहा है उसका वजन कम हो जाएगा। अगला है इम्प्यूरिटी निकाल दें, अर्थात हमारे पास जो अशुद्धि है उसको निकाल देना चाहिए, तो शुड रिमूव इम्प्यूरिटी, अशुद्धि को निकाल दें। देखते हैं वाश लिक्विड, अवक्षेप की सतह पर मौजूद घुलनशील अशुद्धियां, सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज और आधार, मतलब मदर, जो हमारा मदर वाला जो भाग है, मतलब आधारी भाग को अच्छी तरह से साफ कर सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगला है प्रतिक्रिया ना हो, अर्थात रिएक्शन मार देगा तो पीपीटी बनेगा नहीं। वाश लिक्विड अवक्षेप के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया ना करें, अगर कर लेगा तो दूसरा पीपीटी बन जाएगा। जिससे आप वाश कर रहे हैं और उन्हीं के साथ वो रिएक्शन कर ले तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कोई रासायनिक परिवर्तन ना हो जिससे अवक्षेप का स्वरूप या रासायनिक गुण बदल जाए, ऐसा ना हो। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला देखते हैं अल्प वाष्पशील हो, शुड बी वेलेटाइल। देखो अल्प वाष्पशील हो, देखो वाष्प लिक्विड जो है जल्दी वाष्पित हो जाए ताकि अवक्षेप पर उसका कोई अवशेष ना रहे। अगर वो ज्यादा वाष्पशील रहेगा तो रिएक्शन कर लेगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कर रहे हैं। अगला कह रहे हैं प्रयोग में आने वाले वाष्प लिक्विड आर्थिक दृष्टि से सस्ता हो और प्रयोगशाला में आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। अगर मेरे बच्चों जिस लिक्विड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो महंगा हो तो हमारे लिए परेशानी बढ़ जाएगा ना। तो उनको क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और आसानी से वो लेब में हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। विलायक के अनुरूप हो, अर्थात यदि विलयन विशेष है जैसे कि अम्लीय या क्षारीय तो वाष्प लिक्विड उसी के अनुरूप होना चाहिए ताकि अवक्षेप की स्थिरता बना रहे, उनकी स्टेबिलिटी बना रहे। सुरक्षित हो, शुड बी सेफ टू यूज, जो यूज कर रहे हैं सुरक्षित हो। वाश लिक्विड उपयोग में सुरक्षित होना चाहिए ना कि अत्यधिक जहरीला या खतरनाक। बहुत अच्छा पार्ट है, एकदम मजेदार पार्ट है भाई, मजा आ गया पढ़ा के, कसम से बता रहा हूं मैं।
ठीक है, ये सब पार्ट को मैंने आपको बता दिया। ये सब देख सकते हैं कि अवक्षेप का प्रकार है, उपयुक्त वाष्प लिक्विड इस्तेमाल करते कारण है। अगर सिंपल हमारे पास सॉल्ट है तो ठंडा वाटर इस्तेमाल करें। अम्लीय माध्यम हो, अम्लीय अवक्षेप जैसे कि आयरन हाइड्रोक्साइड हो तो अम्लीय जल हो, मतलब HCl हो, है ना। और क्षारीय अगर हो जिंक हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ले, ठीक है। अर्थात अम्ल के साथ अम्ल, क्षार के साथ क्षार, सिल्वर क्लोराइड ठंडे पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके कुछ मापदंड है, इसको आप देख सकते हैं। आप इतना तो समझदार हो, परीक्षा में लिखने के लिए टेम्पलेट है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी चीजें हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास, बेरियम का ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। बेरियम को बेरियम सल्फेट के रूप में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा पार्ट है, ये पेपर में पूछने की संभावना है भाई। ये लास्ट हमारा लेक्चर है दोस्तों केमिस्ट्री का, बहुत अच्छा मजेदार है। ये पार्ट पहला समझते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बेरियम आयन अर्थात Ba2+ आयन को बेरियम सल्फेट अर्थात BaSO4 के रूप में अवक्षेपित कर उसकी मात्रा मापी जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नमूने का तैयारी, सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे कोई भी सिंपल सॉल्यूशन। जैसे हम इसमें लेंगे बेरियम क्लोराइड, विश्लेषण के लिए बेरियम युक्त कोई भी घोल ले लेना है। जैसे हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं अपने लैब में जब हम काम कराते हैं स्टूडेंट को, तो इस पर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बेरियम से बेरियम सल्फेट कैसे प्राप्त करना है ना, तो उसको आप जाके मेरे प्रैक्टिकल के पार्ट में देख सकते हैं। आवश्यकता अनुसार घोल को पतला करें, मोटा ना करें। दूसरा स्टेप है अम्लीयकरण हो, एसिडिफिकेशन हो, घोल को थोड़ा सा डाइल्यूट या HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से अम्लीय बनाएं। अम्लीयता से अवक्षेप साफ और सटीक बनता है। तीसरा स्टेप है घोल में सेचुरेटेड सॉल्यूशन आप सल्फेट आयन SO4 आयन जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या सेचुरेटेड सॉल्यूशन आप सोडियम सल्फेट धीरे धीरे डालें। बेरियम 2+ आयन बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं बेरियम 2+ आयन, इसको ध्यान मत दीजिएगा आप ना। बेरियम 2+ आयन और सल्फेट SO4 आयन, राइट साइड एरो का निशान है, बेरियम सल्फेट बनता है। देखते हैं चौथा स्टेप, अवक्षेप को स्थायीकरण कैसे करें, देखते हैं। अवक्षेपित बेरियम सल्फेट को थोड़े देर के लिए गर्म या 30 मिनट तक रखकर ठोस कणों को बड़ा और क्रिस्टलीय बनाएं। ठीक है, इससे फिल्ट्रेशन आसानी हो जाता है और शुद्धता बढ़ जाती है। पांचवा स्टेप है फिल्ट्रेशन करें। अवक्षेप को वॉशिंग ब्रोकेट या फिल्टर पेपर की मदद से छान लें। सावधानी से छाने का ध्यान रखें ताकि कोई भी कण ना टूटे। छठवा है अवक्षेप को धोना। अवक्षेप को ठंडा जल से अच्छी तरह से धोए ताकि विलय के लवण अशुद्धि निकल जाए। आवश्यकता अनुसार थोड़ा धीरे धीरे वॉशिंग करें। सातवां है सुखाना। अब जो अवक्षेप बन गया आपने फिल्टर कर लिया, उनको क्या कर लिया, यहाँ पर फिल्टर कर लिया, राइट ना। अब फिल्टर धोने के बाद तो फिल्टर कर लिए ना आप, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको सुखाएंगे। अवक्षेप को सुखाएं, ड्राई करें। आमतौर पर 110 सेल्सियस पर सुखाने के लिए अवक्षेप का भार स्थिर हो जाता है। ये टेम्परेचर थोड़ा IMP है। तापन, अवक्षेप को हाँ, यहाँ पर जो टेम्परेचर कह रहा है मफल, ये क्या है, फर्नेस में 900 से 1000 तापमान पर इग्निट करें। बेरियम सल्फेट क्रिस्टली और स्थिर अवस्था में आता है। अर्थात यहाँ पर ये हीट करने का बात कर रहा है, उनको सुखाने का, जिसमें आप तापन कर रहे हैं जिस टेम्परेचर पर अवक्षेप को, जो हमारे पास 900 से 1000 टेम्परेचर पर क्या करें, उनको इग्निट करें, प्रज्वलित करें। जैसे हमारे पास वो होता है ना, क्या होते हैं ओम, उस पर, ठीक, या क्रूसिबल हीटर। देखते हैं स्टेप 9 है वजन लेना। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे, वेइंग करेंगे। सुखाए और तपी हुई अवक्षेप को कैलिब्रेट बैलेंस पर तौले, अर्थात भौतिक तूल आप सब लोग जानते होंगे, उस पर क्या कर लेना है, सभी लोगों को, बच्चों, उनको नाप तौल लेना है, फिर लास्ट में उनका कैलकुलेशन करेंगे। देखते हैं यह वजन बेरियम सल्फेट का होगा। अगर हम बेरियम सल्फेट के कोई भी विलयन लिए हैं तो बेरियम सल्फेट बनेगा, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो। 10वां हमारे पास स्टेप है गणना कैलकुलेशन। बेरियम सल्फेट के मोलर मास के आधार पर बेरियम सल्फेट की मात्रा निकाली जा सकती है। ये इसकी फार्मूला, जैसे कि आपने ऊपर में देखा, मोलरिटी, और इसका सारांश आप सभी लोग देख सकते हैं। सबसे पहले नमूने का घोल तैयार करना, अम्लीय माध्यम बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेप करना, अवक्षेपण का स्थायीकरण, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, सुखाना, तापन किया, वजन लेना और गणना करना। ये 10 बिंदु को मैंने आपको समझाया। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आप सबने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा। आई होप आप सारे लोगों को अच्छा नॉलेज मिला होगा, बहुत अच्छा से आइडिया मिला होगा।
ये थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन एक वीडियो में भाई ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप सभी लोग वीडियो को देखें, समझे, सीखें। तो धूम मचा के चैनल को शेयर कर देंगे आप सभी लोग। केमिस्ट्री का हमारा ये पूरा पार्ट भाई खत्म हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना। आप सभी को नमस्कार बच्चों। मस्त पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, जिंदगी आप सब लोग का अच्छा होने वाला है। पेपर अच्छा जाएगा, भरोसा करिए। कोई भी दिक्कत रहेगा तो एमके सर को याद करिएगा, मैसेज करिएगा, हम कोशिश करेंगे सॉल्यूशन देने का। चलिए, वीडियो वीडियो में आए होंगे दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।